गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप सभी का स्वागत है, यानी कि बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम संधि का पार्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं, जो आप सभी को ध्यान से एकाग्रता के साथ लगन के साथ पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि आखिर होती क्या है? कौन कहता है कि व्यंजन संधि याद नहीं होती? अरे आप पढ़ के तो देखिए, आपको याद तो याद है, दिमाग में बैठ जाएगी, कभी निकालने से भी नहीं निकलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की संधि। आज की संधि में देखेंगे व्यंजन संधि है, क्योंकि इसके पहले हमने 2 वीडियो बना के डाल चुके हैं। आप पहली और दूसरी वीडियो वहां से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। तो वहां पर 2 वीडियो, उनको देखना ना भूले, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। यदि आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें, उसके बाद ही यह वीडियो देखें। आज की हेडिंग है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि होती क्या है? यानी कि व्यंजन के बाद, क्या कहा मैंने, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि यदि हम व्यंजन लिख लेते हैं और व्यंजन के बाद यदि व्यंजन ही आए या स्वर आए तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी कि उसमें एक विकार उत्पन्न होता है जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब कहते तो व्यंजन क्या होते हैं? अरे भाई, व्यंजन वही का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, ये सब हमारे क्या हैं? व्यंजन ही तो हैं। यदि अब इस व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, स्वर जैसे आ, ई, उ, ये सब क्या है? हमारे स्वर हैं। और फिर या फिर स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए? व्यंजन व्यंजन ही आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसमें एक परिवर्तन उत्पन्न होता है जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब वर्ग क्या होते हैं? वर्ग आपके होते हैं का, खा, गा, घ, चा, छा, जा, झा, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। अब पहला वर्ण यदि का, खा, गा देखा जाए तो पहला वर्ण हमारा का होगा, और तीसरा वर्ण क्या होगा? तीसरा वर्ण आपका ग होगा। यानी कि का, खा के बाद ग, ये आपका तीसरा वर्ण होगा। तो यानी कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये हमारा पहला नियम है। क्लियर? चलिए अब समझाते हैं इसको और अच्छे से। इसमें दे रखा है, यानी कि का आपका गा में चेंज होगा, चा का आपका जा में चेंज होगा, टा का आपका डा में चेंज होगा, ता का आपका दा में चेंज होगा, और पा का आपका बा में चेंज होगा। यानी कि परिवर्तन होगा। अब ट्रिक में आपको बस इतना याद करना, 3-5 करना। आप कह दो ये 3-5 क्या होता है? 3-5 बस आपको याद कर लो। 3-5 यानी 3-5 पहले का तीसरे में चेंजेस, और 5 का आगे बताएंगे क्या होगा। तो यानी कि का गा में परिवर्तन, यानी कि पहले का तीसरे में परिवर्तन। तो इसलिए मैंने कहा 3 और 5 का परिवर्तन। क्लियर? तो चलिए अब समझाते हैं उदाहरण सहित। हमने कहा दिक धन अंत, दिक धन अंत, और बन गया दिंगत। हमने कहा दिक धन गज, तो बन गया दिग्गज। दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन। दिक धन अंबर, दिगंबर। अब कहते तो सर ये सब क्या है? अरे ये है बहुत आसान, ये व्यंजन संधि है। कैसे? हमने कहा का है, व्यंजन आया, और का किस में जाएगा? गा, मतलब तीसरा वर्ण। हमने कहा ना तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण क्या है? गा। तो यानी कि यहाँ पर का के स्थान पर क्या आएगा? आधा गा आएगा, क्योंकि आधा का है तो इसलिए आधा गा आएगा। और ये आ जो आपका है ये पूरा गा बना देगा, इसलिए यहाँ पर बन गया गा, पूरा गा। यानी कि बिंदी यहाँ लगी हुई, इसलिए यहाँ पर भी बिंदी लग गई, तो क्या बन गया? दिंगत। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझाते हैं। दूसरा, जैसे हमने कहा दिक धन गज, तो का के स्थान पे गा आएगा, क्योंकि तीसरा वर्ण मैंने कहा, तो तीसरा वर्ण क्या होगा? का गा बनेगा, और आधा गा बनेगा, क्योंकि आधा का है तो आधा का यहाँ पर हो जाएगा, और ये पूरा गा है और बन गया दिग्गज। समझ में आया? चलिए आगे बताते हैं। जैसे का लिखा हुआ, ठीक है, आधा गा हो जाएगा यहाँ पर, और तो आधा गा यहाँ पर आ गया। दर्शन लिखा है, वही उठा के यहाँ पटक दिया। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखते हैं। हमने कहा
का दे रखा है, आधा का है ना, आधा का में आधा गा लगाएंगे और ये आधा गा को आ जो है ना पूरा गा बना देगा, और जब पूरा गा बना देगा तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। ठीक, तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 3 5 करना होगा, 5 का भी नहीं बताएं, ये 3 करना। तो आप कैसे याद करेंगे सर, ये दिंगत है, दिग्गज है, दिग्दर्शन है, दिगंबर है, ये सब कैसे जानेंगे कि व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि के लिए आपको इतना याद कर लो, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, और कुछ नहीं याद करना। यानी कि शब्द के बीचों बीच में यदि गा दिख जाए या शब्द के बीचों बीच में तीसरा वर्ण दिख जाए, वह हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, तो और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा वाक धन ईश, देखिए यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है। तो व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो हमने व्यंजन और स्वर मिल गया तो क्या बना, का तीसरा वर्ण में गा में चेंजेस हो गया, तो क्या बन गया, वागीश। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे दिक धन विजय, तो क्या बन गया, दिग्विजय। वाक धन दत्ता, वाग दत्ता। ऋक धन वेद, ऋग्वेद। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋक धन वेद यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋक धन वेद। क्लियर, चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, मतलब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे हमने कहा का अंगा में परिवर्तन, चा का इया में परिवर्तन, टा का आड़ा में परिवर्तन, ता का ना में परिवर्तन और पा का मा में परिवर्तन। दोस्तों एक चीज याद रखना, इसमें हलंत लगाना ना भूलना, क्योंकि ये आधा है, फुल का नहीं है। ठीक, या फुल चा, फुल टा, फुल ता और फुल पा, ये सब चीजें इसमें नहीं है, यानी कि ये आधा अधूरा है। ठीक, तो चलिए आगे बताते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि हमने कहा वाक धन मय, यानी कि वांगमय, क्योंकि का किस में जाएगा, अंगा में जाएगा। वो अंगा ये देखिए लिख लिया, ठीक है, और ये मैंने वैसे लिख लिया। क्लियर, हमने कहा सट धन मुख, टा का किस में जाएगा, आड़ा में जाएगा, तो आधा आड़ा में जाएगा, क्यों, क्योंकि आधा टा है। ठीक, तो आप कैसे जानेंगे, तो ये इसको किस पे परिवर्तन करेंगे, षडमुख में। ठीक, उत धन मत, ठीक दे रखा है, तो आप देखेंगे ये ता का किस में, ता था दा धन ना, पांचवें वर्ण में जाएगा, तो ना में जाएगा तो क्या बनेगा, आधा ना आएगा यहाँ पर, तो उन, और फिर मत ले दे रखा तो उन्मत्त। क्लियर, हमने कहा तत् धनमय तन्मय, चित्त धनमय चिन्मय, क्यों, ता का ना में परिवर्तन। ठीक, हम ढेर सारे उदाहरण नहीं ले रहे हैं, ढेर सारे उदाहरण जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट में हम कराएंगे, इसलिए हम अभी थोड़े थोड़े उदाहरण लेकर के आपको संधि को समझा रहे हैं, यानी कि आप इसको समझ लें, फिर उसके बाद उदाहरण में प्रैक्टिस सेट में हम करा देंगे। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। जैसे कि जगत धन नाथ, तो क्या बन गया, जगन्नाथ। तीसरा नियम क्या है, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम क्या होता है, यानी कि ह्रस्व अथवा दीर्घ के साथ यदि छा आ जाता है तो क्या बनेगा, चा बनेगा। सबसे पहले समझ लीजिए, ह्रस्व अथवा दीर्घ के साथ में यदि छा शब्द आ जाता है, यानी कि छा वर्ण आ जाता है, तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, चा में परिवर्तित हो जाता है। ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, चलिए अब इसको समझाते हैं। जिन्हें बोलने में कम ध्वनि निकले, जैसे आ, ई, उ, री, इनकी संख्या क्या होती, 4 है। यानी ह्रस्व कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि आ, ई, उ और री, और इनके बोलने में कम ध्वनि निकलती है। ठीक है, और दीर्घ मतलब जिन्हें बोलने में 2 गुना समय लगे, जैसे कि आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, इनकी संख्या क्या है, 7 है।
तो ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की संख्या 7 है। ठीक है। और अगर जो कभी पूछ लिया जाए जिन्हें बोलने में 3 गुना समय लगे तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम प्लुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुत व्यंजन। ठीक, चलिए आगे बताते हैं। उदाहरण इनके दे रखे हैं। उदाहरण में यानी कि स्वधन छंद यानी कि स्वच्छंद। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे वाह है, ठीक, यहाँ पर छा है, यहाँ पर छा है। तो यदि ये मतलब छा किस में चेंज होगा? चा में। ठीक है। तो यहाँ पर स्वर, यहाँ पर व्यंजन क्या है? ह्रस्व है, क्योंकि इसके पीछे मतलब जो स्वर होगा वो कौन सा होगा? ह्रस्व होगा। ठीक है। ह्रस्व मतलब छोटा, जिसे बोलने में कम समय लगे। ठीक, और बाद में क्या आ गया? छा आ गया, तो वो किसमें? चा में परिवर्तन उसका होगा। तो क्या बना? स्वच्छंद। फिर देखते हैं परि। तो इसके पीछे मतलब इसमें कौन सा व्यंजन स्वर आ रहा है? तो इसमें छोटी ई आ रही है ना। व्यंजन कौन सा? मतलब कम समय लग रहा है बोलने में, तो ह्रस्व ही तो हुआ। तो यहाँ पर ई शब्द आ रहा है, तो और बाद में छा आ रहा है, तो छा का किस में चेंज होगा? चा में। इतना याद रखो किस में चेंज होगा। छा यदि आ जाता तो किस में चेंज होगा। ठीक है, तो छा का चा में चेंज होगा। बस इतना याद रखो, बाकी इधर क्या हो रहा है ये आपको नहीं याद रखना। ठीक है। हमने कहा परिधन छेद, तो क्या बना? परिच्छेद, क्योंकि छा आ गया तो छा के पहले चा आपको यहाँ पर जोड़ देना आधा। ठीक है। हमने कहा अनुधन छेद, तो क्या बन गया? अनुच्छेद। छत्र धन छाया, तो क्या बनेगा? छत्र छाया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, लिखना है। ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहलाता है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या होता है ये समझ लेंगे। जैसे ता संबंधी नियम में यदि चा और छा कहीं आ जाए तो चा और छा में आपको चा में जो है ना लिखना पड़ेगा। यदि जा और झा कहीं आ जाए तो उसको जा में लिखना पड़ेगा। टा और ठा कहीं आ जाए तो टा में लिखना पड़ेगा। डा ढा में आ जाए तो डा लिखना पड़ेगा। ये ला आ जाए तो ला लिखना पड़ेगा। अब कहते ये याद कैसे करें? याद करने में कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इसमें बड़ा कौन और इसमें बड़ा कौन, इसमें बड़ा कौन, इसमें बड़ा कौन, इसमें बड़ा कौन, इसमें तो एक ही तो वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ा कौन? पहला पहला वर्ण ही तो बड़ा होगा। तो पहला चा है लिख लिया, जा है लिख लिया, टा है टा भी लिख लिया, डा है तो डा लिख लिया। यानी कि पहला वर्ण ही तो बड़ा है और पहला वर्ण बड़ा है तो पहला ही वर्ण आपको लिखना है। समझ में आया? चलिए आगे बताते हैं। जैसे हमने लिखा उत्धन चारण, उत्धन चारण, तो देखेंगे ता संबंधी नियम में है ना, तो आपको ता में क्या लिखना है? चा लिखना है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पर है ना, क्योंकि चा और छा में चा लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो ता संबंधी नियम में देखेंगे यहाँ पर आधा चा आ जाएगा तो क्या बनेगा? उच्चारण। फिर देखेंगे जगत धन छाया, तो ता संबंधी नियम में और छा भी आ गया तो इसमें इसमें क्या लिखेंगे? आधा चा जोड़ देंगे तो क्या आएगा? जग छाया। ठीक है, जग छाया। फिर आगे बना सत धन चरित्र, तो सत धन चरित्र में देखेंगे ताया यहाँ पर और फिर आया चा, और जब चा आया तो चा का चा ही तो रहेगा। ठीक है, तो क्या बना? सच्चरित्र। क्या बनेगा? सच्चरित्र। क्लियर? चलिए आगे बताते हैं। जैसे हमने कहा सत धन जन, ठीक, तो ता संबंधी नियम है। अच्छा ये देख लो जा कहाँ है? जा आपका देखना चाहेंगे यहाँ पर जा झा दे रखा है। क्या दे रखा है? जा और झा। यदि जा और झा में यदि कोई वर्ण आ जाता है तो आपका जा में परिवर्तन होगा। जा में होगा ना, तो यहाँ पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है जा दे रखा है, तो जा का यहाँ पर ता संबंधी नियम में इस साइड जा दे रखा है तो आपका ता में जो है ना आधा जा में परिवर्तन होगा। तो क्या बना? सज्जन। ठीक है, क्योंकि आपका पहला वर्ण जा है। ठीक है, क्योंकि जा झा में, बड़ा कौन? जा बड़ा है तो इसलिए जा आएगा। ठीक, हमने कहा जगत धन जननी,
तो जगत धन जननी का आपको संधि विच्छेद संधि आपको लिखनी है, ठीक है। जगत धन जननी की आपको संधि लिखनी है। हमने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर एरर हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आपको सही शब्द लिख करके कमेंट करना है, ठीक है। उत धन जल, उत धन जल, तो उत धन जल के मतलब देखेंगे यहाँ जाया, जाया और जा का जा में ही परिवर्तन होगा। तो देखेंगे यहाँ पर आधा जा, तो उज्ज्वल क्या बन जाएगा, उज्ज्वल। क्लियर। आगे दे रखा है बृहत धन टीका, तो क्या बनेगा, बृहत टीका। उत धन डयन, तो क्या बनेगा, उड्डयन, ठीक है। क्योंकि डा आता है तो जानते हैं डा, ढा के स्थान पे डा ही आता है क्योंकि डा बड़ा है, तो इसलिए आपका ता के स्थान पे आधा डा आ गया और डा ये डयन है ही है, तो उड्डयन बन गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा उत धन लास, तो उल्लास बन गया। उत धन लेख, तो उल्लेख। और तत् धन लीन, तो तल्लीन। क्लियर। क्यों, क्योंकि देखेंगे ला का ला में ही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ता का ला में चेंज होगा, ठीक। तो क्योंकि ये तो ला है, ये इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ता जब ला यहाँ पर आ जाता है तो ये तो आपको पता है कि ला का ला में ही परिवर्तन होता है, ठीक है। कब, जब यहाँ पर ता आता है तो ता का आधा ला में परिवर्तन हो जाएगा और ये ला का ला ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आधा ला और इसका पूरा ला मिलकर के उल्लास और उल्लेख और तल्लीन इस तरीके से शब्द बन गए। चलिए और बताते हैं। जब कहीं ता के बाद शा आ जाता है, ठीक है, तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है, सा का छा में परिवर्तन हो जाता है, ता का दा में परिवर्तन हो जाता है और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और जब कहीं ता के बाद हा आ जाता है, ठीक है, तो भी आपका यही नियम होता है, मतलब लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। जैसे हमने कहा उत धन श्वास, ठीक है, उत धन श्वास, तो यहाँ ताया और यहाँ पर शाया, या लसा, तो ता के बाद शा, ठीक, दिख गया। ता के बाद सा, इसे याद रखेंगे। तो ता के बाद यदि शा आ गया तो यहाँ पर क्या, चा में परिवर्तन होगा, ये बनेगा। तो हमने क्या लिखा, ये देखिए चा लिख लिया, ठीक, चा लिखा। अब इसके बाद ता के बाद चा लिखा, अब इसके बाद और सा के किस में परिवर्तन होगा, शा का छा में परिवर्तन होगा, तो क्या बन गया, उच्छ्वास। शा का छा में परिवर्तन होकर के उच्छ्वास बन गया। हमने कहा सत धन शास्त्र, तो ताया, ता का किस में, चा में जाएगा, आधा चा में जाएगा, और ये साया तो सा का छा में जाएगा, तो क्या बनेगा, सच्छास्त्र, ठीक है। फिर से समझेंगे। हमने कहा वत धन हित लिखा हुआ है, तो ताया तो या ला का ता आ गया, ठीक। अब इसके बाद हा दे रखा है, हित, ठीक, तो हाया, तो हा का ये देखे हा का धा में चेंज होगा, तो क्या बन गया, तद्धित। जैसे हमने कहा उत धन हार, तो ता का किस में चेंज होगा, दा में, ठीक है, ता का दा में चेंज होगा। क्यों, यह नियम, क्योंकि यहाँ पर हा आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इधर सारे क्या मिल रहे हैं, हा शब्द मिल रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि उत धन हार ले दे रखा है, तो ता के बाद क्या आएगा, दा, फिर उसके बाद हा आता है तो धा में परिवर्तन होगा, तो क्या बनाएगा, उद्धार। उत धन हत, ठीक है, उत धन हत, तो क्या बनेगा, उद्धत, क्या बनेगा, उद्धत, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, तो यह आपको याद रखना है। क्लियर। यहाँ पर तत् धन हित दे रखा, तत् धन हित, तो ता का किस में चेंज होगा, दा में, और हा का किस में चेंज होगा, धा में, तो क्या बन जाएगा, तद्धित, ठीक है। उत धन हार, तो मतलब ता का किस में चेंज होगा, दा में, और हा का किस में चेंज होगा, धा में, ठीक, तो क्या बन जाएगा, उद्धार। उत धन हत, तो ता का किस में चेंज होगा, दा में,
और हा का चेंज होगा धा में, तो उद्धत बनेगा। क्या बनेगा? उद्धत। क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। लास्ट इसी में और बचा हुआ वो भी समझा देते हैं। जैसे हमने दे रखा है उत्धन हृत, है ना, उत्धन हृत, तो क्या बनाएगा? उद्धृत। ठीक, उद्धृत। क्लियर? चलिए, ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम क्या कहलाता है? जब री र श के साथ ना आ जाता है तो उसे हम ड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ड़ा। तो यानी कि री र श के साथ यदि ना आ जाता है तो उसे हम ड़ा में परिवर्तन करते हैं। जैसे हमने कहा परिधन नाम, तो परिधन नाम रा आ गया, ये रा। ठीक, और फिर ये ना आपका आ गया, ये ना, तो क्या बन गया? परिणाम, क्योंकि अड़ा में परिवर्तन हो गया, तो परिणाम। हमने कहा प्रधनमान, तो प्र कैसे बनता है? प र प्र। ठीक है, ऐसे बनता है प्र, तो ये रा आपका आ गया, तो इसमें राम मिलेगा। और माँ का किस में चेंज होगा? माँ आप तो जानते हैं, इसमें माँ का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना का आपका परिवर्तन होगा, क्योंकि ना आ रहा ना, तो किसमें? आड़ा में परिवर्तन होगा, तो क्या बनेगा? प्रमाण। क्लियर? चलिए आगे बताते हैं। आ और ना का तो ड़ा में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा? आ धन न, तो क्या? रामायण। ठीक है, हमने कहा भूष धन अन, तो भूष धन अन में कैसे लिखेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे शा आ गया और ना आ गया, तो शा और ना का आड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब शा, तो सा आ गया, सा के साथ ना, तो ना का ड़ा में परिवर्तन होगा और सा का वही लिखा रहेगा, तो यानी कि भूषण। ठीक है, अब हमने कहा कृष्ण धन ना, तो कृष्ण धन ना का कृष्ण हो जाएगा। फिर शोष धन अन, तो शोषण, क्या बनेगा? शोषण, क्योंकि ना का आड़ा में परिवर्तन। विश्व धन नु, तो विश्व धन नु का मतलब विष्णु। ठीक है, ना का आड़ा में परिवर्तन। ठीक, आगे बताते हैं। आगे दे रखा त्रिश धन ना, तो त्रिश धन ना का तृष्णा हो जाएगा। री धन ना, री धन ना का ऋण हो जाएगा। और भर धन ना, तो भर धन ना का मतलब भरण। और किम धन तू, किम धन तू का मतलब होता है किंतु। और हर धन ना, हर धन ना का मतलब होता है हरण। ठीक है, आगे बताते हैं। जैसे छठा नियम दे रखा है, छठा नियम क्या कहलाता है? छठा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। छठा नियम, छठा नियम कहता है कि माँ संबंधी नियम। छठा नियम क्या कहता है? माँ संबंधी नियम। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक अंगा, इया, आड़ा, ना, मा आदि मतलब आता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा उदाहरण में सम धन कलन, तो का पांचवा व्यंजन कौन सा होगा? यानी कि पांचवा वर्ण क्या होगा? अंगा होगा ना, तो क्या बनेगा? संकलन। क्या बनेगा? संकलन। क्लियर? आगे देखेंगे सम धन गति, तो सम धन गति दे रखा है, तो गति इस अंग, अंग आ रहा है ना बोलने में, उच्चारण में क्या आ रहा है? अंग, तो क्या बनेगा? संगति। ठीक है, माँ का अंगा में परिवर्तन। तो हमने कहा समधन पूर्ण, तो इसको भी बोलेंगे संपूर्ण। क्यों? अंगा में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि पा का पापा बाबा माँ, यानी कि पांचवा वर्ण क्या है? अंगा है। ठीक है, तो इसी तरीके से परम धन तू, तो ता का किसवा पांचवा ना बनेगा ना, तो आधा मतलब ना मिलेगा उच्चारण में, तो कैसे बनेगा? परंतु। ना, ना आ रहा उच्चारण में, तो ये बन गया समधन योग। समधन योग का संयोग। समधन विधान, समधन विधान का मतलब होता है संविधान। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। सातवां नियम, सातवां नियम क्या कहता है? सातवां नियम यह कहता है कि सा संबंधी नियम। सा संबंधी यानी कि सा का सा में परिवर्तन। सा का मतलब शा इसे बोलते हैं, या खा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अभिधन शेक, तो अभिधन शेक का मतलब होता है अभिषेक। क्लियर? निधन शेध, निधन शेध का मतलब होता है निषेध, क्योंकि ये सा का इस सा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है,
और बताते हैं अनुधन संगी, तो अनुधन संगी का बन जाएगा अनुषंगी। सुधन सुप्ति, तो सुधन सुप्ति का मतलब सुषुप्ति, क्योंकि सा का षटकोण वाला सा में चेंज। ठीक। अब विधन सम, विधन सम का मतलब होता है विषम, और सुधन समा, सुधन समा का मतलब होता है सुषमा। ठीक है, ये सा षटकोण वाले सा में चेंज होगा। विधन साध, विधन साध का मतलब होता है विषाद। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और इसके पहले आप लोगों को ये संधि की ट्रिक वाली वीडियो कैसी लगी, आप लोग ज़रूर लिख करके हमें कमेंट करेंगे। हम इतनी मेहनत करते हैं बच्चों, यानी दोस्तों, हम इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, किसके लिए? हम सिर्फ आप सभी दोस्तों के लिए। बाकी मतलब हम इतनी ज़्यादा अपने लिए भी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए हमारा मानना है, हम ये चाहते हैं बस एक छोटा सा काम आपको करना है दोस्तों में, यानी अपने दोस्तों में आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। हर रोज़ 2-4 लोगों को ज़रूर शेयर करें। यदि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर वीडियो कैसे चलेगी और हमारा मन भी तो नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर किया करें। यदि हम कमेंट करने के लिए पूछते हैं तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। तो देखेंगे यहाँ पर हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कमेंट करने के लिए कि बताना है रमेश में कौन सी संधि है, रमेश में कौन सी संधि है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो रमेश शब्द में कौन सी संधि है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।